नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम शहर में आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोगों की लेखपाल स्पेशल की जो साइंस की क्लास चल रही है उसका पिछला क्लास से हम लोगों ने कोशिका चालू कर दी है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिस देखा था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। और आज आगे क्लास देखते हैं, उसमें हम लोग कोशिकांग से शुरू करेंगे। पहले चित्र देखेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता काफ़ी पूछता भी है। और उसके बाद आता है प्लाज्मा झिल्ली। और कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के पीछे होती है। सबसे ऊपर आवरण जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कि कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये दोनों में पाया जाता है, चाहे पादप कोशिका हो और चाहे जंतु कोशिका हो, इसी का आवरण बना होता है। उसके बाद फिर गोल्जी बॉडी है, वो भी दोनों में पाई जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक भी पादप और जंतु दोनों में है। फिर कोशिका द्रव्य जो है ये भी जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। और केंद्रक और कोशिका द्रव ये जीव द्रव के पार्ट हैं, यानी जीव द्रव में ही होता है। और केंद्रक में जो जीव द्रव केंद्रक के अतिरिक्त सभी कोशिका द्रव के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद है अंतःप्रद्रवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये भी दोनों में पाया जाता है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ और एक होती है स्मूथ। रफ जो होती है उसमें राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम्स देखिए दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स बिखरे हुए भी होते हैं पूरी कोशिका में, ये देखिए। और कुछ सतहों पर ये चिपके भी होते हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें भी राइबोसोम चिपका हुआ होता है। और अब देखिए एक पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादप कोशिका में ही पाया जाता है, क्योंकि ये हरे रंग के लिए सहायक होता है। अब अगर रिक्तिका की बात करें तो रिक्तिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, जंतु कोशिका में नाम मात्र का होता है, जबकि अगर पादप कोशिका में बात करें तो ये 50-60% से भी अधिक पाया जाता है। और इसमें ये जल संग्रहण का कार्य करता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि रिक्तिका का काम जंतु कोशिका में भोजन या पोषण संग्रहण का ही होता है, जो कि नाम मात्र का पाया जाता है। अब आइए देखते हैं इसकी डिटेल में। हम लोगों ने चित्र देख ही लिया है, अब आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखते हैं कोशिका के अंग जो हैं, उसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका भित्ति को देखेंगे। तो एक कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी होती है। और इसका काम क्या है, कोशिका के आकृति और उसको आकार प्रदान करना, एक प्रकार से कंकाल निर्मित करना है। और पहले ही बताया है कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो इसकी क्या विशेषता है, ये चयनात्मक प्रागम्य गुण होता है इसका। तो इसके गुण का ये होता है कि जैसे कोई चीज़ अंदर आनी है या बाहर जानी है, उसको अपने हिसाब से चयन करता है और उसे अंदर बाहर आने जाने की अनुमति देता है। और ये प्रासरण और विसरण, यानी प्रासरण में जैसे जल या ठोस इत्यादि को आने जाने की अनुमति, जो आता जाता है उसे प्रासरण विधि कहते हैं। और गैस माध्यम से जो आता है वो विसरण विधि के माध्यम से नियंत्रण करता है।
और अब जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो इसका सबसे पहले देखते हैं निर्माण जो है दोहरी झिल्ली का होता है। और इसकी खोज अगर देखा जाए तो सबसे पहले कॉलिकर ने इसकी खोज की थी और विस्तृत विवरण अगर इसका तो ये अल्टमैन ने दिया था। तो अक्सर अगर पूछता है तो ज़्यादातर अल्टमैन को ही माना जाता है, इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। और इसमें एक विशेषता ये भी है कि वैसे डीएनए केवल केंद्रक में ही पाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है। और इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 70S प्रकार होता है। और जैसा कि बताया ही है कि जंतु कोशिका में 80S प्रकार का होता है, लेकिन यही एक ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में ही राइबोसोम 70S प्रकार होता है और ये ऊर्जा का संग्रहण एटीपी के रूप में करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसमें डीएनए होने की वजह से और कुछ जैसे राइबोसोम इत्यादि होने की वजह से इसको सेल विद इन सेल की संज्ञा भी दी गई है। आगे देखते हैं जब राइबोसोम, तो ये सबसे पहले देखते हैं ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। और इसका जो खोज की थी वो रॉबिन्स और ब्राउन ने की थी प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में, और पैलेंड ने एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी। और इसका मुख्य कार्य क्या है, वो है प्रोटीन का निर्माण करना, और इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। वैसे तो सेल में ये दो तरह के होते हैं, एक दीर्घ होता है बड़ा आकार और एक छोटा होता है, लेकिन जब प्रोटीन का निर्माण शुरू होता है तो ये दोनों आपस में जुड़कर कुछ इस प्रकार से आकार देते हैं और प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है। तो अब आइए देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम जो है मुख्य रूप से जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, और इसकी खोज जो है CD डुवे ने की थी, और इसे संज्ञा दी गई है आत्महत्या की थैली, क्योंकि जब कोई डैमेज सेल या कुछ समस्या अगर हो जाती है तो अपने आप में ये थैली फट जाती है और जो डैमेज सेल होती हैं उसको अपने अंदर ही संग्रहित करके उसे समाहित कर लेती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और अंतःप्रद्रवी जल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार की होती है, जैसा कि बताया है अभी कि एक खुरदरी और चिकनी होती है। तो खुरदरी का क्या काम होता है, खुरदरी का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि अभी इसी में राइबोसोम्स ऐसे चिपके होते हैं और उसी की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और चिकनी सतह से वसा का संश्लेषण होता है। और कोशिका झिल्ली में जो निर्माण सामग्री है यही प्रदान करती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली को निर्माण होने के लिए प्रोटीन और वसा दोनों की जरूरत होती है, जो ये पूर्ति करती है अंतःप्रद्रवी जालिका। और यह जो चिकनी सतह है यही कोशिका सामग्री जो होती है, उत्पाद जो होता है, उसे चिकनी सतह ही एक तरह से यहाँ से वहाँ पहुँचाने में सहायता करती है, इसलिए इसे हाईवे ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी जो है वो कोशिका उत्पादों का संग्रहण, पैकिंग और जो संशोधन इत्यादि होते हैं वो गोल्जी बॉडी माध्यम से किया जाता है। और इसकी एक उपनाम भी इसका है, वो है यातायात निरीक्षक, क्योंकि ये कोशिका उत्पादों का संरक्षण और संग्रहण के साथ ही जो भी कोशिका के उत्पाद हैं उसका
यहाँ से वहाँ ले जाना और इत्यादि में भी सहायता करता है, और किसे कहाँ सेट करना है इसका बाकायदा ये व्यवस्था करता है, इसलिए इसे यातायात निरीक्षक कहा जाता है। और इसकी सब एक भूमिका यह भी है कि लाइसोसोम के निर्माण में भी काफ़ी सहायता करता है। तो अब हम देखेंगे तारककाय। तारककाय जो है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से केंद्रक के जैसी कोशिका है, कोशिका में केंद्रक के एकदम मुख्य ऊपर पाया जाएगा, और ये तभी ज़्यादा से ज़्यादा उभरता है जब किसी कोशिका का विभाजन शुरू होता है, तब ये उभर कर सामने आता है, और कोशिका विभाजन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका तारककाय की रहती है। और उसके बाद अब देखते हैं रिक्तिका, जिसे कि रसधानी भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से पादप कोशिका में ही पाया जाता है, और जंतु कोशिका में रेयर केस में ही होता है, और पादप कोशिका में लगभग काफ़ी बड़ा आकार में होता है, 50 से 60% तक ही पाया जा सकता है, और ये पादप कोशिका में स्थायी होता है, और पादप कोशिका में इसका काम जल संग्रहण का है, रिक्तिका का, और वहीं जंतु कोशिका में अस्थायी होता है, इसका आकार भी बहुत छोटा होता है, और एक से अधिक होते हैं, जबकि पादप कोशिका में केवल एक ही पाया जाता है। और यह जो है पोषण तत्वों का संग्रहण करता है जंतु कोशिका में। तो आज इतना ही हम लोग देखते हैं। इसके आगे जो केंद्रिका है और लवक, हरित लवक, इसके बारे में जो बच रहा है उसे अगली क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।